डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। सुशासन तिहार में दिखा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का पारंपरिक अंदाज, मंदिर की थाप पर झूमे सीएम विष्णुदेव साय। ग्रामीणों संग मांदर बजाकर सीएम साय ने जीता दिल, लोक संस्कृति के रंग में रंगे नजर आए मुख्यमंत्री साय। झारखंड में एसआईआर को लेकर बड़ी तैयारी, मतदाता सत्यापन के लिए घर घर पहुंचेंगे बीएलओ। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा, एक भी पात्र मतदाता सूची से नहीं छूटेगा। 20 जून से शुरू होगी विशेष गहन परीक्षण प्रक्रिया। पंजाब के कपूरथला में चुनावी माहौल गर्म, नगर निगम चुनाव में उम्मीदवारों ने झोंकी पूरी ताकत। आप प्रत्याशियों के समर्थन में उतरे सांसद चब्बेवाल, वार्डों में प्रचार कर वोटरों से समर्थन की अपील। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टेट लाइव में और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। स्टेट लाइव की शुरुआत करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों का रुख करके। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सुशासन त्योहार के दौरान बेहद सहज और पारंपरिक अंदाज में नजर आए। राज्य के दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने स्थानीय कलाकारों और ग्रामीणों के साथ मांदर की थाप पर जमकर कदम ताल की। मुख्यमंत्री का यह आत्मीय रूप वहां मौजूद लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बना रहा। कार्यक्रम के दौरान सीएम साय ने न केवल पारंपरिक नृत्य में हिस्सा लिया, बल्कि मांदर बजाकर स्थानीय संस्कृति से अपने जुड़ाव को भी प्रदर्शित किया। ग्रामीणों और जनजातीय समुदाय के लोगों के साथ उनका संवाद काफी आत्मीय रहा। इस दौरान उन्होंने लोगों से सीधे बातचीत कर सरकारी योजनाओं और सुविधाओं की जमीनी हकीकत का फीडबैक भी दिया। सुशासन त्योहार के जरिए मुख्यमंत्री ने एक बार फिर राज्य की समृद्ध जनजातीय संस्कृति, लोक कला और परंपराओं के संरक्षण एवं सम्मान का संदेश दिया। स्थानीय कलाकारों के साथ घुल मिलकर नजर आए सीएम साय का यह अंदाज लोगों को काफी पसंद आया और कार्यक्रम में उत्साह का माहौल बना रहा। अरुण साव ने सुशासन तिहार को लेकर सरकार की योजनाओं और जन संवाद अभियान की जानकारी दी है। वहीं कांग्रेस और राहुल गांधी पर भी जमकर निशाना साधा। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि 1 मई से 10 जून तक प्रदेश में सुशासन तिहार आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, मंत्री, सांसद और विधायक लगातार गांव-गांव पहुंचकर लोगों से संवाद कर रहे हैं और उनकी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। अरुण साव ने कहा कि तपती गर्मी के बावजूद बड़ी संख्या में लोगों का शिविरों में पहुंचना सरकार के प्रति जनता के भरोसे को दर्शाता है। वहीं कांग्रेस पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि देश की सबसे पुरानी पार्टी अब सबसे घटिया स्तर की राजनीति कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी और कांग्रेस के नेता अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे लोकतंत्र और राजनीति की मर्यादा तार-तार हो रही है। अरुण साव ने कहा कि इसी कारण कांग्रेस लगातार जनता से दूर होती जा रही है और आने वाले समय में जनता उन्हें और कड़ा जवाब देगी। 1 मई से 10 जून तक सुशासन त्योहार का आयोजन हमारी सरकार ने किया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी लगातार अलग अलग जिले के अलग अलग गांवों में जाकर सरकार की योजनाओं की जमीनी हकीकत पता कर रहे हैं, लोगों से संवाद कर रहे हैं, लोगों की समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। हमारे सभी मंत्रीगण, हमारे सांसद, हमारे विधायक, अन्य सभी जनप्रतिनिधि लगातार गांव-गांव जाकर लोगों के बीच उनसे संवाद कर रहे हैं, उनके समस्याओं का निराकरण कर रहे हैं। एक कल्याणकारी सरकार का इससे बड़ा दायित्व और कुछ नहीं होता है कि अपनी जनता के बीच जाना और जनता की समस्याएं सुनकर उसका समाधान करना, जनता से संवाद करना। और वही काम मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमारी सरकार कर रही है। ओपी चौधरी ने राजनांदगांव में आयोजित चैम्बर ऑफ कॉमर्स कार्यक्रम में व्यापार, विकास और वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों को लेकर बड़ा बयान दिया। राजनांदगांव में आयोजित चैम्बर ऑफ कॉमर्स कार्यक्रम में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकार और व्यापारियों के बीच बेहतर संवाद बेहद जरूरी है।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर व्यापारी देश हित में सहयोग कर रहे हैं। कई लोग ईवी वाहनों और सामूहिक यात्रा का उपयोग कर जागरूकता का संदेश दे रहे हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि व्यापार में छोटी मोटी त्रुटियों को विभाग नजरअंदाज करने के लिए तैयार है, लेकिन बड़ी गड़बड़ी करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और रमन सिंह के नेतृत्व में राजनांदगांव में सड़क, पुल, सिंचाई और शिक्षा से जुड़े कई विकास कार्यों को मंजूरी मिली है। वहीं स्टेट कैपिटल रीजन को लेकर उन्होंने स्पष्ट किया कि राजनांदगांव इस बड़े विजन प्रोजेक्ट का महत्वपूर्ण हिस्सा रहेगा। महंगाई और वैश्विक हालात पर उन्होंने कहा कि वर्तमान स्थिति चुनौतीपूर्ण है और ऐसे समय में सभी को देश के साथ मजबूती में खड़ा होना चाहिए। व्यापार प्रोत्साहन भी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने की दृष्टि से अत्यंत आवश्यक है। उस दृष्टिकोण से भी सब लोग मिलकर के काम करेंगे। और जहां तक राजनांदगांव की दृष्टि से है, हमारी सरकार बनने के बाद हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, डॉक्टर रमन सिंह जी के इनिशिएटिव से यहाँ पर बहुत सारे काम, चाहे सड़कों के काम, पुल के काम, इरिगेशन रिलेटेड काम, नगरीय प्रशासन से संबंधित काम, सबकी स्वीकृति बहुत तेजी से दी गई है। फिजियोथेरेपी कॉलेज हो, प्रयास विद्यालय, ऐसे अनगिनत काम यहाँ पे स्वीकृत किए गए हैं और आगे भी राजनांदगांव और इस पूरे अंचल और पूरे प्रदेश के विकास में कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। और जहाँ तक स्टेट कैपिटल रीजन का विषय है, कई बार अखबारों में राजनांदगांव का नाम रह जाता है तो उसके कारण कई कंफ्यूजन होता है। जो एक इंटीग्रेटेड प्लानिंग है, एक इकोनॉमिक जोन बनाने की दृष्टि से, ग्रोथ हब बनाने की दृष्टि से, उसमें नवा रायपुर, बिरगांव, दुर्ग, भिलाई, राजनांदगांव जैसे पूरे अंचल का शामिल होंगे। राजनांदगांव अनिवार्य रूप से उसका हिस्सा होगा। सुशील आनंद शुक्ला ने भाजपा सरकार पर निगम मंडलों के पद खाली करने को रखने को लेकर निशाना साधा है। कांग्रेस प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि भाजपा सरकार के 2.5 साल पूरे होने के बाद भी निगम मंडलों के सैकड़ों पद खाली पड़े हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि 300 से अधिक सदस्य, उपाध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष और डायरेक्टर के पद अब तक नहीं भरे हुए हैं। सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि भाजपा सरकार गुटबाजी और आपसी कलह के कारण नियुक्तियां नहीं कर पा रही है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जो सरकार अपने कार्यकर्ताओं को उनका हक नहीं दे पा रही है, वह जनता के लिए क्या काम करेगी। कांग्रेस प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि सरकार एक अनार 100 बीमार जैसी स्थिति से डर रही है, इसलिए फैसले लेने से बच रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने 2.5 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन अभी भी निगम मंडलों के सैकड़ों पद खाली हैं। 300 से अधिक सदस्यों के पद खाली है, उपाध्यक्ष के पद खाली हैं। यदि आप मंडी अध्यक्षों की बात करोगे तो लगभग मंडी अध्यक्षों के ही इतने पद खाली हैं। बहुत सारे डायरेक्टरों के पद खाली हैं। सरकार अभी तक इनको भर नहीं पाई है। 2.5 साल से अधिक हो गए। सिर्फ गुटबाजी के कारण, आपसी कलह के कारण ये पद नहीं भरे जा रहे हैं। ये अपने कार्यकर्ताओं को जो सरकार हक नहीं दे सकती, वो सरकार सोचिए जनता के लिए क्या करेगी। जनता के लिए तो सरकार ने 2.5 साल में कुछ किया नहीं, लेकिन जिन कार्यकर्ताओं के खून पसीना बहा के सरकार आई है, उन कार्यकर्ताओं को उनका हक नहीं दे पा रही है, क्योंकि डर के मारे इन्हें डर है कि एक अनार 100 बीमार वाली स्थिति एक को दे देंगे, बाकी नाराज जाएंगे। अब बात करेंगे झारखंड की खबरों की, जहां झारखंड में क्षेत्रीय भाषा भोजपुरी, मगही और अंगिका भाषा को जेटेट परीक्षा में शामिल करने के लिए बनी मंत्रियों की समिति की आज दूसरी बैठक तय की गई है। इस बीच प्रदेश कांग्रेस में भाषा विवाद के गंभीर मुद्दे को लेकर वर्तमान के हालातों पर विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने एपीएन न्यूज के माध्यम से बड़ा बयान जारी किया है। तो वहीं उन्होंने वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर की नाराजगी पर टिप्पणी करते हुए अपनी ओर से कांग्रेस पार्टी में कलह से इंकार करते हुए समिति द्वारा उचित फैसले के लिए जाने की उम्मीद भी जताई है। झारखंड में जिस तरीके से जेटेट नियमावली में क्षेत्रीय भाषा को लागू करने की जो मांग उठी है, इसे लेकर ये विवाद काफी गहरा है, जिसके बाद एक कमेटी गठित की गई और पहली बैठक भी इसकी संपन्न हुई। नहीं, सरकार गंभीर है, तब तो सरकार ने मंत्रिमंडल की उपसमिति बनाई है और वो भी सीनियर मोस्ट मंत्री राधा कृष्ण किशोर जी को उसका अध्यक्ष बनाया है। 4 और सदस्य हैं और हमें लगता है कि राज्य हित में, जनता के हित में जब मंत्रिमंडल समिति है तो उचित फैसला लेगी। जब तक फैसला नहीं आ जाता है तब तक कुछ कहना जल्दी होगा। क्योंकि बिहार से सटा आपका भी क्षेत्र है, तो आप इस पर क्या सहमति जताते हैं इस मुद्दे पर? नहीं, बिहार से सटा से मतलब नहीं है। यहाँ जितनी भाषाएं बोली जाती है, किन वो समिति देखेगी किन कारणों से उनका नाम कटा, फिर जुटना चाहिए कि नहीं, क्या उसके दुष्परिणाम होंगे, क्या उसके सकारात्मक परिणाम होंगे। इन दोनों परिणामों का हमें लगता है कि समिति मूल्यांकन करेगी, फिर उसका एक समुचित अनुशंसा सरकार के सामने, मुख्यमंत्री जी के सामने समिति सौंपेगी। फिर
हमें लगता है कि उसका परिणाम सामने आएगा। कि आप भी राज्य के ज्वलंत मुद्दों को हमेशा उठाते रहे हैं, सत्र के दौरान भी उठाते रहे हैं, और यही कहना है वित्त मंत्री का कि जब राज्य में महत्वपूर्ण मुद्दे हैं और राज्य हित से जुड़े मुद्दे हो तो इस पर कांग्रेस प्रदेश नेतृत्व को खुलकर सामने आना चाहिए, पहल करनी चाहिए। तो इस पर क्या कहेंगे आप? जो और साथ में उन्होंने पुत्र मोह को लेकर भी जो उन पर इल्जाम लगे, इस तरीके की बात कर रहे थे, क्या किसी तरह की खींचतान भी है? न, हम इसे नहीं मानते। सब लोग लोकतांत्रिक, कांग्रेस पार्टी थोड़ी ज्यादा लोकतांत्रिक है। हम तानाशाह के रूप में, हिटलर शाही के रूप में इस पार्टी को नहीं चलाते हमारे शीर्ष नेता, इसलिए थोड़ा खुलापन है तो कुछ बातें सामने आ जाती है, उसी का एक छोटा सा हिस्सा है। हम इससे ज्यादा कुछ नहीं मानते। बस आपको एक ही बात कहेंगे आपके माध्यम से कि भाई यह समिति बनी है, समिति दूसरी बैठक होगी तब फिर परिणाम सामने आएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना, दूसरी बैठक होगी तो परिणाम सबके सामने आएगा, ऐसा कहना है कांग्रेस विधायक दल के नेता और विधायक प्रदीप यादव का। साथ ही उन्होंने कांग्रेस में खींचतान के मुद्दे पर भी देखा जाए तो दो टूक बयान भी दिया है। देखने वाली बात होगी, कांग्रेस में जो तमाम मुद्दों को लेकर समय समय पर कहीं ना कहीं अलग विचारें अंदर ही अंदर सामने आ रही है। किस तरीके से कांग्रेस में जो गुटों में जो कहीं ना कहीं नाराजगी है, इसे गलत साबित करता है। फिलहाल हमारे सहयोगी दीपक के साथ एपीएन न्यूज से मैं राजेश, नमस्कार। झारखंड में मतदाता सूची के एसआईआर को लेकर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बड़ी घोषणा की है। रांची स्थित इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के निर्वाचन सदन में आयोजित एक दिवसीय ओरिएंटेशन कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि 20 जून 2026 से राज्य भर में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान शुरू किया जाएगा। इस दौरान संबंधित मतदान केंद्र क्षेत्रों के बीएलओ घर घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन करेंगे ताकि कोई भी पात्र भारतीय नागरिक मतदाता सूची से वंचित न रहे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि 20 जून से 29 जून तक तैयारी, प्रशिक्षण और आवश्यक मुद्रण कार्य किए जाएंगे। इसके बाद 30 जून से 29 जुलाई तक बीएलओ मतदाताओं को एन्यूमरेशन फॉर्म उपलब्ध कराते हुए घर घर सत्यापन का कार्य भरेंगे। वहीं प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन 5 अगस्त को होगा, जबकि 5 अगस्त से 4 सितंबर तक दावा और आपत्तियां दर्ज कराई जा सकेंगी। दावों और आपत्तियों के निस्तारण की प्रक्रिया 3 अक्टूबर तक चलेगी और अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। देखिए, एक बीएलओ को 1200 घर का नहीं, 1200 वोटर का है। एवरेज है लगभग आपका 950 वोटर का होता है। वो बीएलओ भी अपने क्षेत्र का बीएलओ है। वो कहाँ नॉर्मली वो यहाँ झारखंड में देख लेंगे कहाँ घर है, वहाँ का ही वोटर है। वो सभी बीएलओ को कितना भी सुविधा चाहिए वो कमीशन का इंस्ट्रक्शन ऑलरेडी है, उनका पूरा तरफ से सुरक्षा दिया जाएगी। कहाँ पर भी उनका काम में कोई बाधा डालता है उसका सख्ती से सख्ती कार्रवाई की जाएगी। रांची के जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री की अध्यक्षता में समाहर डाले सभागार में समाज कल्याण, सामाजिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी योजनाओं की समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान उपायुक्त ने योजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा करते हुए समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। बैठक में आंगनवाड़ी केंद्रों के भवन निर्माण कार्य की समीक्षा के दौरान उपायुक्त ने मनरेगा अभिसरण से निर्माणाधीन भवनों को प्राथमिकता के आधार पर जल्द पूरा कराने के निर्देश दिए। महिला पर्यवेक्षकों को भवन निर्माण के लिए भूमि चिन्हित करने को कहा गया। वहीं कांके, ओरमांझी और रातू अंचल द्वारा भूमि विवरण उपलब्ध नहीं कराने पर नाराजगी जताते हुए संबंधित अंचल अधिकारियों को शौकोस करने का निर्देश भी दिया। वहीं साथ ही को लोकेशन के अंतर्गत विद्यालयों में आंगनबाड़ी भवन, शौचालय और पेयजल व्यवस्था के लंबित कार्यों को जल्द पूरा करने के लिए भी निर्देश दिए गए। धनबाद के लोयाबाद इलाके में 2 गुटों के बीच हुई हिंसक झड़प में एक व्यक्ति की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि कोयले के अवैध उत्खनन और उसे रोकने के प्रयास को लेकर विवाद बढ़ा, जिसमें किशन रवानी की जान चली गई। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल बन गया। झड़प के दौरान दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई, जिसमें कई लोग घायल भी हुए हैं। किसी का पैर टूटा, किसी का हाथ और सिर भी फट गया। घटना में कई वाहनों को क्षतिग्रस्त भी कर दिया गया। स्थानीय लोगों के मुताबिक विवाद के दौरान कथित तौर पर गोलीबारी भी की गई, जिसमें इलाके में दहशत फैल गई। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने 50 लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज की है। वहीं हिंसा भड़काने के आरोप में 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर स्थिति पर नजर रखी जा रही है। इस घटना ने एक बार फिर अवैध कोयला कारोबार से जुड़ी हिंसा और उससे प्रभावित परिवारों की त्रासदी को सामने ला दिया है।
नमस्कार। दिनांक 20/5/26 को समय अराउंड 3 o'clock थाना को ये सूचना मिला था, लोयाबाद थाना के अंतर्गत बांसजोड़ा बस्ती में 2 ग्रुप के बीच में लड़ाई झगड़ा और गोलीबारी की सूचना हमको प्राप्त हुआ। इस सूचना के सत्यापन के लिए जब थाना वहाँ पर पहुँच गई, वहाँ पर पाया गया है कि 6 4 पहिया वाहन का क्षतिग्रस्त हालत में पाया गया है। तो ये पूरा घटना के बारे में वहाँ पर स्थानीय ग्रामीण से पूछताछ करने पर यह पता चला 2 ग्रुप के बीच में ये लड़ाई झगड़ा हुआ है। इन लोगों के बीच में मोटिव यही है कि आपस में पुराने रंजिश थी और इसी में एक पर्टिकुलर ग्रुप है जो बस्ती में जो नहीं रहते हैं, बाहर से ग्रुप आके वहाँ पर इन लोगों के बीच में लड़ाई झगड़ा शुरू हुआ है। उसी में गोलीबारी भी हुआ है। हावड़ा बड़विल जनशताब्दी एक्सप्रेस में सफर के दौरान इंसानियत को झकझोर करने वाली एक सनसनीखेज घटना सामने आई। चक्रधरपुर रेलवे मंडल के अंतर्गत राजखरसावा और महालीम रूप स्टेशन के बीच एक महिला पर अपने 1.5 महीने के मासूम बच्चे को चलती ट्रेन से बाहर फेंकने का आरोप लगा। घटना के बाद रेलवे ट्रैक किनारे बच्चे का शव बरामद होने से इलाके में सनसनी फैल गई है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक महिला ने अचानक मासूम को ट्रेन की खिड़की से बाहर फेंक दिया। इतना ही नहीं, वह अपने करीब 3 साल के दूसरे बच्चे को भी बाहर फेंकने की कोशिश कर रही थी। हालांकि ट्रेन में मौजूद यात्रियों ने साहस दिखाते हुए बच्चे को बचा लिया। इसके बाद यात्रियों ने आरोपी महिला और उसके पति को पकड़कर आरपीएफ के हवाले कर दिया। हाथ से खाली गाड़ी जस्ट छोड़े महालीमुरु से। हाँ, हम उसको वहाँ का आदमी को पूछा कि माझगांव कितना दूर में है, ये बोला स्टॉप जो रुकेगा भी माझगांव है, चाय बस आ है। तो हम सामान पत्र ले जाके गेट में रख रहे थे कि बड़ा बैग है, हाँ तो बच्चा भी है, कैसे पकड़ेंगे, वो भी पगलाऊ कर रहे हैं। तो उसको बच्चा तो दिया खाली हम, इसको पकड़ो, इसको दूध पिलाओ, बच्चा रो रहा है। बैग यहाँ से वहाँ तक होगा, गेट से मेरा सीट, वहाँ खाली बैग रख के आया, बच्चा तक उससे पहले फेंक दिया। बच्चा फेंक दिया खिड़की से फेंक दिया बच्चा। कितना छोटा बच्चा था? 1.5 साल का है। 4 तारीख को, अगले महीने 4 तारीख 3:30 बजे 3:15 को हुआ था, शनिचर को। जहां कांग्रेस पार्टी की ओर से राज्य में बड़े फेरबदल किए गए हैं। कांग्रेस द्वारा 69 जिलाध्यक्षों की नियुक्ति की गई है, जिसमें कल्याण जिलाध्यक्ष पद पर कांग्रेस के निष्ठावान और पूर्व नगर सेवक एडवोकेट नवीन सिंह की नियुक्ति की गई है, जबकि डोंबिवली जिलाध्यक्ष पद पर अमित महात्रे को जिम्मेदारी सौंपी गई है। नवनियुक्त पदाधिकारियों ने पार्टी नेतृत्व का आभार व्यक्त किया है। खास बात यह है कि कांग्रेस ने कल्याण में नवीन सिंह के रूप में एक उत्तर भारतीय चेहरे को जिला अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी है। इस अवसर पर नवनियुक्त जिलाध्यक्ष नवीन सिंह ने कहा कि वे संगठन को मजबूत कर कांग्रेस पार्टी को और सशक्त बनाने की दिशा में काम करेंगे। सिंह ने कहा कि पार्टी के पुराने कार्यकर्ता जो पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में जा चुके हैं, उन्हें और युवाओं को पार्टी से जोड़ने का काम किया जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया है कि पिछले 25 सालों में केडीएमसी पर शिवसेना भाजपा की सत्ता है, लेकिन दोनों पार्टी ने केवल बैनर पोस्टर के जरिए प्रोपेगेंडा करके भ्रष्टाचार किया है, काम कुछ नहीं किया गया। सिंह ने कहा कि 4 राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, जबकि 3 राज्यों में मिलीजुली सरकार है। इस तरह देश के 7 राज्यों में कांग्रेस सत्ता में है। बढ़ती महंगाई से लोगों का जीना दुश्वार हो गया है। आने वाले समय में जनता के सामने केवल कांग्रेस ही एकमात्र विकल्प है। सर्वप्रथम तो मैं हमारे प्रांत अध्यक्ष हर्षवर्धन सकवाल जी का, हमारे जो महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रभारी रमेश चंद्र जी का और हमारे कांग्रेस पार्टी के जो वरिष्ठ उपाध्यक्ष एडवोकेट गणेश पाटिल जी का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमको यहाँ पे काम करने की संधि दी। कल्याण डोंबिवली में हमारा काम ये रहेगा कि सर्वप्रथम पार्टी के जो लोग यहाँ वहाँ गए हुए हैं उनको सबको कांग्रेस पार्टी के एक प्लेटफॉर्म पे लाना और आने वाले कल में जो कल्याण डोंबिवली के क्षेत्र के जो युवा साथी उनको कांग्रेस पार्टी से जोड़ना। उल्लासनगर के कैंप 5 स्थित कैलाश कॉलोनी इलाके में शनिवार शाम सनसनीखेज फायरिंग की घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश को लेकर 2 गुट आमने सामने आ गए, जिसके बाद बीच सड़क पर करीब 7 राउंड फायरिंग हुई। इस खूनी संघर्ष में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव का माहौल बन गया है। जानकारी के अनुसार फायरिंग में अनिल हरकेश चौहान और अमन चौहान की मौत हो गई, जबकि अर्जुन सूरजबली चौहान गंभीर रूप से घायल हो गया।
घटना की सूचना मिलते ही हिल लाइन पुलिस स्टेशन की टीम मौके पर पहुंची और घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। अर्जुन चौहान की हालत नाजुक होने के कारण उसे आगे के इलाज के लिए निजी अस्पताल में रेफर किया गया है। घटना के बाद पुलिस ने कैलाश कॉलोनी इलाके में अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था तैनात कर दी है। घटनास्थल से सबूत जुटाए जा रहे हैं और आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच भी की जा रही है। फायरिंग करने वाले आरोपी फिलहाल फरार बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश के लिए विशेष टीमें रवाना की गई हैं। पुलिस पुरानी गैंगवार और आपसी रंजिश के एंगल से मामले की गहन जांच कर रही है। अभी हम लोग किले पे सब, मेरा भाई था, छोटा वाला लोग सब मिलके बात कर रहे थे। उतने में पीछे से आए सब, पहले 2 लड़के लोग आए तो लोग मेरे भाई को ऊपर मारने लगे। उतने में भीड़ जमा, पीछे से सब और आके गोली बिली सब चालू कर दिए। कम से कम 15 से 16 लोग थे और सबके हाथ में बंदूक था। लाइन पुलिस स्टेशन अंतर्गत रात को 8 बजे की ये वारदात है। इसमें लगभग 5 राउंड जो है फायर हुए हैं। इसमें जो जख्मी और जो अक्यूज है, पहले झगड़े के कारण ये घटना हुई है। ये प्राथमिक तपास में निष्पन्न हुआ है। लगभग 4 तपास टीम जो है इसमें कार्यरत है। इस घटना के बारे में विस्तृत जानकारी जो है आने वाले समय में प्रस्तुत करेंगे। अब बात करेंगे पंजाब की खबरों की, जहां पंजाब के कपूरथला में नगर निगम और नगर कौंसिल चुनाव को लेकर राजनीतिक माहौल पूरी तरह गर्म हो गया है। नगर निगम कपूरथला के 50 वार्डों में 301 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं, जबकि सुल्तानपुर लोधी नगर कौंसिल के 13 वार्डों में 55 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। विभिन्न राजनीतिक दलों और आजाद उम्मीदवारों में चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। इसी कड़ी में सांसद राजकुमार चब्बेवाल ने आम आदमी पार्टी के पक्ष में अलग अलग वार्डों का दौरा कर चुनाव प्रचार किया। उन्होंने लोगों से आप उम्मीदवारों को समर्थन देने और उनके पक्ष में मतदान करने की अपील की। इस दौरान आप हल्का इंचार्ज एडवोकेट कर्मवीर सिंह चांदी और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। चुनाव प्रचार के दौरान नेताओं ने जनता के बीच जाकर विकास कार्यों और पार्टी की नीतियों को प्रमुखता से रखा। मीडिया से बातचीत में नेताओं ने दावा किया कि आम आदमी पार्टी को जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है और निकाय चुनाव में पार्टी बेहतर प्रदर्शन करेगी। चुनाव को लेकर जिले में लगातार राजनीतिक गतिविधियां तेज हुई हैं। अब बात करेंगे राजस्थान की खबरों की, जहां परिवहन भवन में परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग तथा राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के अंतर्गत हुए MOU की प्रगति, बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन और विभागीय कार्यों की वर्तमान स्थिति पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में सड़क सुरक्षा से जुड़े अहम विषयों और परिवहन सेवाओं को अधिक सुगम एवं जनहितकारी बनाने पर विशेष जोर दिया गया। अधिकारियों को सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए प्रभावी कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए गए। साथ ही आमजन को बेहतर परिवहन सुविधाएं उपलब्ध कराने पर भी चर्चा की गई। इस दौरान नए बस स्टैंडों की स्थापना, मौजूदा बस स्टैंडों की मरम्मत और रखरखाव को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। अधिकारियों से कहा गया कि परिवहन सेवाओं को अधिक सुविधाजनक और व्यवस्थित बनाते हुए यात्रियों को उत्कृष्ट सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए, ताकि आम जनता को बेहतर लाभ मिल सके। तो फिलहाल स्टेट लाइव में बस इतना ही। नमस्कार।